दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और मैंने एक ख़ास सीरीज़ की शुरुआत आपके लिए की है। पहला एपिसोड आप देख चुके हैं जिसमें मैंने याल्टा कॉन्फ्रेंस के बारे में काफ़ी तफसील से बताया, मगर याल्टा की कहानी उस एपिसोड में ख़त्म नहीं हो जाती। याल्टा की कहानी तो पाकिस्तान की आज की मौजूदा हालात में और इसके भविष्य के बारे में भी जाके ख़त्म होगी। यहाँ इजराइल का भविष्य भी होगा, गल्फ़ का भविष्य भी होगा। मगर ये क्या ये सब एक सिम्टम है या फिर अचानक कुछ बहुत सारे बदलाव होते हैं, ये इस तरीके से आती है? नहीं। मैंने याद होगा आपको कि पहले उस एपिसोड में तेहरान समिट की बात की थी और तेहरान में यही बिग थ्री जो है वो शामिल होते हैं। ये जो तेहरान समिट की मैंने बात की थी जहाँ बिग थ्री शामिल होते हैं, यही स्टालिन, चर्चिल, फ्रैंकलिन, ये लोग जो हैं बाद में याल्टा में होते हैं। मगर ये 1943 की बात है, युद्ध चल रहा है, फ्रांस पर हिटलर कब्जा कर चुका है और अब ये ख़तरा हो चुका है कि यूनाइटेड किंगडम की जो सिंहासन है उसके पाए डोल चुके हैं, हिलने लगे हैं। यूरोप को ख़तरा हो गया है और इनका ये मानना है कि इस वक्त जब कदम बढ़ा लिए हैं हिटलर ने, फ्रांस को अपने तहवील में ले लिया है, तो वो आने वाले दिनों में एक एक करके पूरे यूरोप को हड़प कर जाएगा और पूरी दुनिया पर उसका कब्जा होगा। जबकि अभी तक पूरी दुनिया में लगभग जो है पूरी दुनिया के ऊपर ब्रिटेन का कब्जा है। मित्र राष्ट्र कहे जाते हैं, वो कोलिशन होता है डिप्लोमेटिक, जनता को समझाने के लिए कुछ उनके राजा महाराजे दे दिए जाते हैं, बड़े खेल किए जाते हैं। उन्हीं सब जो खेल होता है, मेरा मकसद है वो खेल आप लोगों को समझाना कि ये खेल क्या होता है। तेहरान समिट में यही बिग थ्री जो याल्टा में बाद में इकट्ठे हुए दुनिया का मुकद्दर तय करने के लिए, जहां मैंने डिवीज़न ऑफ पोस्ट माफ़ कीजिएगा पोस्ट वार, मतलब जो बेसिकली एक किताब का नाम है, माफ़ कीजिएगा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, किताब का नाम है पोस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वार। तो पोस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वार की जो किताब है वो जो है उसमें क्या लिखा जाता है, यानी युद्ध के बाद की दुनिया को कैसी होगी, क्यों होगी, ये सिर्फ जो है सिर्फ किसी राइटर ने नहीं लिखी है, बल्कि किसने लिखी है? 3 लोगों ने लिखी है। ये जो 3 लोग हैं, ये इसमें चौथा फ्रांस भी है जिसने एक ताकत के तौर पर था, मगर अब वो क्योंकि फ्रांस जो है खुद जर्मनी की तहवील में जा चुका है, तो अब वो रुतबा खो चुका है कि वो एक सुपर पावर की तरह बात करे, जबकि अपनी ताकत के बल पर उसने अफ्रीका के बहुत सारे देशों को जीता था और अपने कब्जे में लिए बैठा था। मगर अब हिटलर की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ यूएसएसआर एक ताकत था, यूएसएसआर युद्ध में भी था, मगर यहाँ यूएसएसआर की मदद के बगैर, स्टालिन की मदद के बगैर ब्रिटेन और अमेरिका और तमाम मित्र राष्ट्र मिलकर हिटलर को नहीं हरा सकते थे। ये पहले तेहरान समिट के बारे में कुछ आप जान लीजिए, फिर मैं इसके आगे की बात करता हूँ। देखिए, बिग थ्री की तेहरान मीटिंग, जिसे यूरेका सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1943 तक तेहरान, ईरान में हुई थी। इसमें सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल शामिल थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बिग थ्री सहयोगी नेताओं की पहली बैठक थी। इस बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पश्चिमी मित्र राष्ट्रों ने 1944 के मई या जून में नॉर्मंडी, फ्रांस में एक बड़े पैमाने पर आक्रमण करने के लिए सहमति व्यक्त की। यह आक्रमण, जिसे ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के नाम से जाना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के मोड़ का संकेत था। सोवियत संघ ने 1944 के आखिर या 1945 की शुरुआत में जर्मनी पर हमला करने के लिए सहमति व्यक्त की। इस हमले ने जर्मनी पर दबाव को दोगुना कर दिया और उसके हार की गति को तेज कर दिया। तीनों नेताओं ने युद्ध के बाद यूरोप के भविष्य के बारे में चर्चा की। उन्होंने सहमति व्यक्त की कि जर्मनी को विभाजित किया जाना चाहिए और कि एक संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की जानी चाहिए। तेहरान सम्मेलन ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में निर्णायक भूमिका निभाई। इसने पश्चिमी मित्र राष्ट्रों और सोवियत संघ के बीच सहयोग को मजबूत किया और युद्ध के बाद के यूरोप के भविष्य के बारे में एक सामान्य दृष्टिकोण विकसित किया। इस बैठक के कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिणामों में शामिल हैं। तीनों नेताओं ने तुर्की और ईरान के साथ सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने युगोस्लाविया में युद्ध के बाद के संबंधों के बारे में चर्चा की।
तेहरान सम्मेलन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। ये बिग थ्री सहयोगी नेताओं के बीच सहयोग और समझ को मजबूत करने में मददगार था और युद्ध के बाद के विश्व व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से जो है यूएसएसआर ने मदद की, पीछे से एक तरफ एंगेज किया हिटलर को, दूसरी तरफ से मित्र राष्ट्र भी आए और फिर यहाँ पर यूएसएसआर के सैनिक बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी। फ्रांस में जो है जो यूएसएसआर के सैनिक थे उनकी किताबों के बारे में भी आगे चल के कभी आपको ज़रूर बताऊंगा कि उन्होंने अपने अनुभव को कैसे पाया और किस तरह यहाँ पर जो वार हुई थी उसके नतीजे किस तरह से पहुँचे। सवाल ये उठता है कि जो एक सिलसिला यानी कि यहाँ से एक बढ़त हासिल हुई, मित्र राष्ट्रों ने मिलकर जो है फ्रांस को अपने कब्जे में लिया और फ्रांस को अपने कब्जे में लेने के बाद अब ये आगे की तरफ बढ़ गए, जहाँ पर अब ये था कि किसी तरह हिटलर को रोका जाए। पोलैंड में भी जो है वो यूएसएसआर की तरफ से लड़ाई शुरू हो गई है। यहाँ लड़ाई बढ़ती चली गई और ये तय होता चला गया कि यूएसएसआर जो है वो एक ताकत बनकर उभर रहा है, मगर अभी भी सूरत हाल ये है कि वो जर्मनी के साथ कड़ी फाइट कर रहा है। मित्र राष्ट्र, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, सोवियत संघ और अन्य देश शामिल थे, उन्होंने मिलकर फ्रांस पर हमला करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि 1939 में पोलैंड पर हमला किया था, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। मित्र राष्ट्रों का मानना था कि यदि वे जर्मनी को पराजित नहीं करते हैं तो वो अन्य यूरोपीय देशों पर भी हमला करेगा। मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस पर 2 बार हमला किया। पहली बार उन्होंने 6 जून 1944 को नॉर्मंडी तट पर हमला किया। इस हमले को डी डे के नाम से जाना जाता है। इस हमले में मित्र राष्ट्रों ने सफलता प्राप्त की और फ्रांस को जर्मनी से मुक्त कराया। दूसरी बार मित्र राष्ट्रों ने 15 अगस्त 1944 को दक्षिणी फ्रांस पर हमला किया। इस हमले में भी मित्र राष्ट्रों को सफलता मिली और उन्होंने फ्रांस के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। सोवियत संघ ने फ्रांस पर हमले में जर्मनी पर पूर्वी मोर्चे पर हमला करके मित्र राष्ट्रों की मदद की। इससे मित्र राष्ट्रों को फ्रांस पर हमले में आसानी हुई। रूस की मदद के बिना पश्चिमी मित्र राष्ट्र यह विजय हासिल नहीं कर सकते थे। दोस्तों, अब मसला ये है कि फ्रांस वापस हासिल कर लिया गया है और फ्रांस हासिल करने के बाद अब जो दिन है वो गुजरते चले गए हैं और वक्त आज पहुंचा है अब याल्टा का, यानी अब आखिरी तौर पर जापान बचा है। जापान जो बचा है उस जापान को हराने की एक तैयारी की जा रही है और जिस तरह फ्रांस में जर्मनी को हराने की जो तैयारी की गई थी वो तेहरान समिट 1943 था। उसके बाद जापान को हराकर आखिरी तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त करने की जो सूरत हाल शुरू होती है, फिर वो वक्त आता है याल्टा का। याल्टा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, मगर यहाँ जो एक तय किया गया था इस पर मैं कुछ तथ्यों के साथ बात करके फिर वापस आऊँगा वहाँ जहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आज का पाकिस्तान, इजराइल, सऊदी अरब, ईरान को समझना है तो कैसे समझेंगे। तो वहाँ समझने से पहले आप ये एक रिपोर्ट देखें जिसमें बेसिकली याल्टा जब हो चुका, यानी कि जर्मनी को हराया जा चुका, वो आप देख चुके हैं। ये अब याल्टा होने के बाद, समिट होने के बाद, एक जापान को हरा देने के बाद सारा जो कुछ था वो सब हो चुका है और होने के बाद जब कि पीस हो गया और पीस होने के तुरंत बाद जब परमाणु बम निकाले अमेरिका ने, नस्तो नाबूद किया जापान को, मगर उससे पहले यूएसएसआर ने किस तरह उसको घेरा और किस तरह यूएसएसआर ही उसे फतेह कर सकता था, जिसमें एशिया का लगभग जो है वो किंग बन सकता था, जिसमें चाइना और कोरिया के अलावा भारत और पाकिस्तान का हिस्सा और उसके अलावा सीधे सीधे एशिया में गल्फ में एंट्री की जा सकती थी, क्योंकि पहले से ही बहुत नज़दीक जो है सीमाएं यूएसएसआर की मिलती थी। मगर इसमें अपने आप को षड्यंत्र से पूरी ताकत के साथ अमेरिका या ब्रिटेन के कोलिशन में जो परमाणु बम बना चुके थे, याद रखिएगा परमाणु बम पर ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा था यूएसएसआर का। बहुत जल्दी यानी 1945 में ये मीटिंग चल रही थी और उसके बाद वो परमाणु अटैक होता है। 1948 या 49 तक यूएसएसआर को अपना परमाणु प्रोजेक्ट टेस्ट कर लेना था और उसके बाद फिर टक्कर आपस में
सामने की होने वाली थी। तो ऐसी स्थिति का जो बीच का गैप था, इस गैप का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने जो किया वो ये था कि जापान ने 3-4 लाख लोगों को मार दिया और परमाणु डालने के बाद दुनिया में पीस हुआ। मगर तुरंत पीस होने के बाद याल्टा को दुनिया नहीं समझना चाहती, वो अलग बात है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, मगर खुद जिन्होंने याल्टा समिट में याल्टा एग्रीमेंट्स किए थे वो क्या कहते हैं याल्टा के बारे में, ये सुने। विंस्टन चर्चिल, जो याल्टा अधिवेशन में ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के नेता थे, उन्होंने खुद बाद में स्वीकार किया कि अधिवेशन एक गलती थी। उन्होंने अपने एक लेख द सेकंड वर्ल्ड वॉर में अधिवेशन की आलोचना करते हुए लिखा कि ये स्पष्ट था कि रूस अब एक विशाल शक्ति साबित हो चुका था और हम उसे खुश रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फ्रैंक डब्ल्यू चेनोवत, जो एक अमेरिकी इतिहासकार थे, उन्होंने अपनी पुस्तक द युद्ध के बाद की दुनिया में याल्टा अधिवेशन की आलोचना करते हुए लिखा कि यह एक ऐसा समझौता था जो पूर्वी यूरोप के भविष्य को निर्धारित करने वाला था, और यह एक ऐसा समझौता भी था जिसे पश्चिमी जगत ने रूस के साथ डर के कारण किया था। जॉर्ज ऑरवेल, जो एक अंग्रेजी लेखक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक 1984 में याल्टा अधिवेशन की आलोचना करते हुए लिखा है कि यह एक ऐसा समझौता था जिसने पूर्वी यूरोप को सोवियत के प्रभाव के क्षेत्र में दे दिया, और यह एक ऐसा समझौता भी था जो कि शीत युद्ध का कारण बना। इन लेखकों के अलावा भी याल्टा अधिवेशन की आलोचना करने वाले अन्य कई अंग्रेजी लेखक हैं। इनमें से कुछ लेखकों ने अधिवेशन को एक विश्वासघात के रूप में वर्णित किया है, जबकि कई ने इसे एक गलती के रूप में वर्णित किया है। याल्टा अधिवेशन के खिलाफ लिखे गए कुछ प्रमुख अंग्रेजी साहित्यिक कार्यों में शामिल हैं विंस्टन चर्चिल, द सेकंड वर्ल्ड वॉर 1950, फ्रैंक डब्ल्यू चेनोवत, द युद्ध के बाद की दुनिया 1953, जॉर्ज ऑरवेल 1984, 1949। इन लेखों में याल्टा अधिवेशन के राजनीतिक और नैतिक मकसद और चूक पर चर्चा की गई है। ये लेखक याल्टा अधिवेशन को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के रूप में देखते हैं जिसने शीत युद्ध की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, जैसे कि आपने ये रिपोर्ट देखी है कि खुद चर्चिल भी उसके बारे में कहता है कि शायद हमने गलती की है कि हमने यूएसएसआर के दबाव में, डर में, दहशत में हमने याल्टा कर लिया। क्यों नहीं करना चाहिए था याल्टा? इस पर जो मिस्टर चेनावत ने जो किताब लिखी है युद्ध के बाद की दुनिया, ये बेसिकली युद्ध के बाद की दुनिया का डिवीज़न, असल में उस पूरी किताब को जब आप पढ़ेंगे, उसके तथ्य आप जुटाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो डिवीज़न ऑफ द वर्ल्ड था उसको कैसे किया गया। पहले चेनावत की रिपोर्ट देखें, वो क्या लिखते हैं अपनी किताब में, और कई राइटर क्या लिखते हैं, वो आप थोड़ा सा देख लें। उसके बाद मैं आखिरी मरहले में प्रोग्राम के पहुंचता हूँ। फ्रैंक डब्ल्यू चेनोवत की पुस्तक द युद्ध के बाद की दुनिया 1953 में लेखक विश्व युद्ध के बाद की दुनिया के बंटवारे का विश्लेषण करता है। वो इस बात पर जोर देता है कि युद्ध ने एक नई वैश्विक व्यवस्था की स्थापना की थी जिसमें दो प्रमुख शक्तियां, अमेरिका और सोवियत संघ, एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो गई थी। चेनोवत का तर्क है कि इस नई विश्व व्यवस्था का आधार दो महाशक्तियों के बीच सैन्य और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी। दोनों शक्तियों ने अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने और एक दूसरे को कमजोर करने के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी थी। इस प्रतिस्पर्धा ने दुनिया को दो खेमों में विभाजित कर दिया था, एक पश्चिमी खेमा जिसमें बर्तानिया, अमेरिका और उसके सहयोगी शामिल थे, और पूर्वी खेमा जिसमें सोवियत संघ और उसके सहयोगी शामिल थे। चेनोवत इस बात पर भी जोर देता है कि इस नए विश्व व्यवस्था का आधार विचारधाराओं की प्रतिद्वंद्विता भी थी। अमेरिका एक नाम निहाद लोकतंत्र और मुक्त बाजार के सिद्धांतों का समर्थन करता था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद और एकल दलीय शासन के सिद्धांतों का समर्थन करता था। इन विचारधाराओं की प्रतिद्वंद्विता ने दुनिया को एक शीत युद्ध में घसीट लिया था। पुस्तक के कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। विश्व युद्ध 2 के बाद की दुनिया दो प्रमुख शक्ति अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विभाजित हो गई। इन दोनों शक्तियों के बीच सैन्य और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने दुनिया को दो खेमों में विभाजित कर दिया, एक पश्चिमी खेमा और दूसरा पूर्वी खेमा। चेनोवत की पुस्तक द युद्ध के बाद की दुनिया एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जो विश्व युद्ध 2 के बाद की दुनिया के बंटवारे की व्याख्या करता है। दोस्तों, जिस तरीके से आपने समझा
कि बड़े बुद्धिमान लेखकों ने ये माना कि याल्टा कॉन्फ्रेंस में जो कुछ तय किया गया था, जो 4 अप्रैल से 11 अप्रैल, यानी कि वो 8 दिन कितने महत्वपूर्ण थे। अप्रैल का महीना 1945 दुनिया में जिन पर बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए था, उस पर नहीं हुआ। यानी ये तय कर लिया गया था आखिरी जापान को हराने से पहले कि आगे की दुनिया कैसी होगी, किस देश पर अब किसका हिस्सा होगा। जिस तरह जर्मनी के राजधानी को बांटा गया था, 4 हिस्सों में कर लिया गया था, एक फ्रांस के पास रहेगी, एक ब्रिटेन के पास रहेगी, दूसरी एक जो है अमेरिका, और तीसरी जो है रशिया के पास, चौथी रहेगी। तो इस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया के बाज़ारों का बंटवारा किया और ये तय किया। जिस तरह आप यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपने समझी होगी कि असल में ये जब यहाँ से एक शीत युद्ध की शुरुआत होती है, जब लिखते हैं चर्चिल के हमने गलती की, हमें पछतावा है कि याल्टा में हमसे जल्दबाजी हो गई, जो हम स्टालिन के दबाव में, स्टालिन के भय डर में हमको करना पड़ा। क्योंकि यहाँ पर जर्मनी को हराने वाला, पेरिस को आज़ाद कराने वाला और जापान को निपटाने में यूएसएसआर का ही रोल था। अगर पश्चिमी दुनिया का कोई रोल था तो वो सिर्फ परमाणु अटैक से 4 लाख लोगों को मार देना है। 3 कहें 4 कहें, प्रॉपर आंकड़ा तो कर कौन पेश करेगा, मगर ये है कि एक मास मर्डर के बाद उन्होंने अपनी बर्तरी हासिल कर ली और इस मास मर्डर को उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया पर जारी रखने का एक ताहिया किया, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आज तक वो मास मर्डर कभी गाज़ा में करते हैं तो कभी फ़िलिस्तीन में करते हैं तो कभी वियतनाम में करते हैं, कभी लीबिया में करते हैं, कभी सीरिया में करते हैं, कभी अफ़गानिस्तान में करते हैं। तमाम दुनिया में उन्होंने कोहराम मचाए रखा। और जो कैपिटलिज्म, यहाँ जो 2 विचारधाराएं थी, इस विचारधारा को लेकर जिसे ये कहा जाता है कि शीत युद्ध शुरू हुआ, एक कैपिटलिज्म था और दूसरा सोशलिज्म था। ये सोशलिज्म यानी जिसको ये आप मनोवैज्ञानिक तौर पे लोगों को उकसाने या भड़काने के लिए साम्यवाद और दुनिया भर के जो है लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट इश्यूज़ और बहुत सारी चीज़ों को अगर कहते हैं, तो पश्चिमी जगत जो है वो जो लीड कर रहा था उसने किया क्या है। अगर इस पूरे मामले को अगर आप देखेंगे तो क्या यूएसएसआर यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर ने कितने देशों पर हमला किया, कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को कुचला, कितने देशों को तोड़ा, क्या आप बता सकते हैं? अफगानिस्तान के अलावा अगर आप बताएं तो यूएसएसआर शीत युद्ध के नाम पर इन्होंने दुनिया को अपनी लॉबिंग में रखा। पाकिस्तान में, यानी ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले प्रोग्राम में कि किस तरीके से, और फिर एक सबूत के साथ आपको बताऊंगा कि जब इन्होंने 1919 में, ये याद रखिएगा 1919 में भारत की जब बात की जाती है कि इन्होंने एक प्लान बनाया था कि इस देश को 2 टुकड़ों में क्यों बांटा जाए, ये आज़ाद देने की बात, 2 टुकड़ों में बांटा जाए। उसी के बाद जनरल डायर 1919 में ही जनरल डायर, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो अपनी किताब में इसका जिक्र करते हैं, और फिर जनरल डायर जो है वो जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाता है और फिर सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद मैं पहले प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ, जिसने जो ये प्रोग्राम देख रहे वो प्रोग्राम देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमने उसमें क्या बात की थी। हम आगे आते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं आपको कि जो ये खेल खेल रहे थे कैपिटलिज्म का, वो ये था कि देश को लड़ा रहे थे। उसके अलावा इन्होंने किस तरीके से, अगर शाह फैसल ने कोशिश की, सऊदी के किंग ने, कि भाई हम इनके इन्फ्लुएंस से निकलते हैं, डॉलर के राज को छोड़कर अब हम दुनिया के साथ तालमेल करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका के आधिपत्य को, डॉलर को ही दुनिया में थोपें और तेल का कारोबार उसी तरफ करें, हम दुनिया के साथ और भी तरह के कारोबार कर सकते हैं। मगर ये बात वो नहीं जानते थे कि अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, ब्रिटेन और अमेरिका के गठबंधन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए शाह फैसल का मर्डर करवा दिया। उसके बाद ये हरकत जो है वो कद्दाफ़ी ने शुरू की, तो कद्दाफ़ी को घेर लिया गया, पाबंदियाँ लगा दी गई, उसको बहुत दिनों तक बचा रहा। मगर सद्दाम से वही शुरुआत की गई। ईरान पहले अमेरिका का सहयोगी था। जब ईरान ने जो है वहाँ इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम से आयतुल्लाह ख़मेनी आए और उन्होंने एक पूरा का पूरा एक निज़ाम को बदल दिया, उसके बाद ईरान भी पाबंदियाँ झेलने लगा। और उसके बाद वहाँ पर लगातार मोसाद के नाम पर, CIA के नाम पर उनके नेताओं के, उनके साइंटिस्टों के मर्डर होते रहे। यहाँ आप देखेंगे कि एक पूरी की पूरी सीरीज़ है। वियतनाम से शुरू करेंगे तो इन्होंने कितने लहू बहाए हैं हर देश के अंदर। जिस नेता ने इनके साथ बगावत करने की कोशिश की, इन्होंने उसको मार दिया।
पाकिस्तान में भी जब भुट्टो ने पहले तो पाकिस्तान भुट्टो इनका कोलिशन में था, और भुट्टो ने जो है जब दोबारा से कोशिश की कि हम एक दुनिया में इस्लामिक वर्ल्ड बनाने चाहते हैं और उसमें अमेरिका और ब्रिटेन की रजामंदी हो ना हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो फिर उन्हीं की फ़ौज ने, ज़िया-उल-हक ने उसको पकड़ा और फांसी पे चढ़ा दिया। और फिर ज़िया-उल-हक भी जब उसको समझ में आया कि हम अपनी जनता की चमड़ी बेच रहे हैं, तो फिर ज़िया-उल-हक को भी मार दिया। तो कुल मिलाकर ये मर्डर का सिलसिला इस कैपिटलिज्म में चलता रहा और ये जनता का शोषण करते रहे और अपने आप को मानवतावादी कहते रहे। एक बड़ा ढोंग जो आज तक जारी है, बहुत बड़ी तादाद में पत्रकार, मीडिया, दुनिया, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, मास कॉमन मैन को इन्होंने अपने कंट्रोल में रखा, उनके माइंड को हाईजैक किया और पब्लिक ओपिनियन को अपने साथ रखा। कातिल होते हुए ये जज कहलाए, कातिल होते हुए ये खून बहाते हुए सखी कहलाए, दान करने वाले कहलाए। एक बड़ा ढोंग इनका आज तक चलता रहा। दुनिया के जो धन दौलत और जो ज़ख़ीरे हैं, जो खदाने हैं, जो मिनरल्स हैं, वो लूटते रहे और ये दानवीर कहलाते रहे। ये एक बड़ा गेम इन्होंने संगठित तौर पर खेला, जो आज मेरी बात सुन रहे हैं आपको आज भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप मानसिक रूप से बिल्कुल उनके कैप्चर में हैं, उनके हत्थे में हैं। आज भी आप मेरे बारे में वही सोचेंगे जो वो आज तुम पे सुचवाना चाहते हैं। ये कड़वी हकीकत है, तुम तस्लीम नहीं करोगे। सीरीज से एक मर्डर किए जा रहे हैं। आपकी देश आपके द्वारा जो है वो टैक्स, आप मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खेत में, इंडस्ट्री में, जहाँ भी कमा के लाते हैं अपनी सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार बहुत बड़ा पैसा अपनी सुरक्षा के नाम पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या रूस किसी को हथियार खरीदने के लिए वो पैसा दे देता है और वो आपकी सुरक्षा हो जाती है। मगर असुरक्षित आपको किसने बनाया? यही तो वो लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान को बांटा, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को बांटा, जिन्होंने गल्फ में जो है एक दूसरे को भिड़ाया, जिन्होंने पूरी दुनिया में माहौल तैयार किया, जिन्होंने जिसे इंडो चाइना कहते थे, जिसमें कंबोडिया में इन्होंने क्या आतंक मचाया, क्या आप भूल सकते हैं? क्या सिर्फ जो है वियतनाम की आप बात करेंगे? आप फिलीपाइंस की बात को भूल सकते हैं? यूएसएसआर को तोड़ने के लिए, यूगोस्लाविया को तोड़ने के लिए इन्होंने कम्युनिज्म को ख़त्म करना, कम्युनिज्म सिद्धांत के खिलाफ इन्होंने लड़ाइयाँ पूरी लड़ी और अपने आप को मानवतावादी कहलाए। जबकि कम्युनिज्म का सिद्धांत ये है कि जो देश की संपत्ति है वो सबके लिए है, जो हक है वो सबको होना चाहिए, मजदूर को भी जीने का हक है और अमीर को भी जीने का हक है, मगर आप एक दूसरे का हक खा के नहीं जी सकते। जबकि कैपिटलिज्म का, इन लोगों का सिद्धांत सीधा सीधा ये, वो जब तक मजदूर गुलाम हैंड टू माउथ नहीं रखोगे तब तक वो तुम्हें सत्ता में नहीं बने रहने देंगे और वो मुंह खोलेंगे और अपना हक मांगेंगे। इसलिए आप झूठ मूठ का एक लोकतंत्र इनको देते रहें, अपनी मर्जी से चलने वाले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा इनको रहें और ये लोग खुश रहें झुनझुने पाकर अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राजा के नाम के झुनझुने रहें। इनको लगे कि ये आज़ाद हैं तो ये ऐसा आज़ादी जो है आपको दिखेगी। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही जो मैंने आपको दिखाई हैं चीज़ें, इनके बाद ये तय कर लिया गया था कि दुनिया के लोगों को किस तरह पैट की तरह रखना है और इनको अपने चुंगल से बाहर नहीं निकलने देना है, जिसका सबूत आज इस प्रोग्राम में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आज पाकिस्तान की हालत आप देखेंगे। पाकिस्तान में 90% से ज़्यादा जनता जो है इमरान खान को पसंद, पहले भुट्टो को भी करती थी, इमरान खान को उनकी फ़ौज उठाती है, जेल में डाल देती है। भारत, बांग्लादेश और तमाम दुनिया के मुसलमानों को 70 साल तक मूर्ख बनाया जाता है ये कह के कि जो इस्लामिक शेर है, मुसलमानों का ये देश है पाकिस्तान, जो मुसलमानों के नाम पे बना है, अल्लाह के नाम पे बनाया गया है। ये बेसिकली उन्होंने एक प्लान के तौर पर बनाया था और ये प्लान पूरा का पूरा एक ख़तरनाक प्लान था, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आगे भी डिटेल में बताऊँगा। तो ये जो इमरान खान को के जेल में डाला गया चुनाव में, अभी जो आज ये तो आपको पता जो चुनाव लड़ना चाहते थे उनको रिजेक्ट कर दिया, इमरान खान को रिजेक्ट कर दिया। यानी अमेरिका के और ब्रिटेन की गुलामी में वो मुसलमानों की चमड़ी बेचने वाला देश मुसलमानों का मुहाफिज कहलाता रहा, धोखा देता रहा और पाकिस्तान के बंटवारे के नाम पे भारत पसंद अपने देश पर मुसलमान उनके लिए बदनाम होता रहा। आँख खोलने की ज़रूरत है। इस पर पूरी तफसील से आगे प्रोग्राम करूँगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया को और कैसे तय किया गया था, अगले एपिसोड में तफसील से वो बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे सही मायनों में भारत को आज़ादी मिली, कैसे पाकिस्तान बटा और अब क्या होने वाला है
और इजराइल की असल कहानी और अरबों की कहानी बिल्कुल आपको तफसील से बताने की कोशिश करूंगा। सीरीज़ देखते रहिए और डाउनलोड कर लीजिए OTT लिव, दूसरों को भी प्रेरित करिए। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। भारत का OTT प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलते हैं न्यूज और व्यूज चैनल, मनोरंजक फिल्म और वेब सीरीज। OTT लिव अभी डाउनलोड करें